ओके, तो 388 से डाउट पूछना शुरू करो, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते गए आपने देखा क्वेश्चन आपको इजी लगते गए। क्वेश्चन नंबर 388 हो गया, 389, 390 अप टू 395 अप टू 400, 401, 405 तक, 410 410 तक, 415 तक, कौन सा 410, 410 शायद मैंने कटा दिया ना आपको, मैंने कटा दिया ना आपको, शायद ये क्वेश्चन कैंसिल करा दिया, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दो। हाँ, ये क्वेश्चन है तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का ही, क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, पर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, अपने एग्जाम के लिए नहीं है, क्योंकि अगर अपन ये करने बैठते हैं तो भी मानो अपने को कम से कम 2 क्लास और चाहिए केवल इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर आते हैं, रेलवेज में, बैंक में, एसएससी में, यूपीएससी में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर अपने 10th बोर्ड में कभी नहीं आया, ना इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आया, तो हम इसको हमारे को इसको स्किप करना है। क्लियर है? चलो 410 आप कैंसिल कर लीजिए ना। 415 तक कोई डाउट? 420, ये तो वही रख लो ना भैया। 420 तक भी आपको कोई डाउट नहीं है ना? चार 425 तक कोई डाउट? 423 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर एक बात मार्क कर लो कि ये अपने एग्ज़ाम में कभी नहीं आया, ठीक है? फिर आप कहोगे सर 410 भी अपने एग्ज़ाम में नहीं आया, वो तो आपने नहीं बताया, पर ये आप बता रहे हो। देखो दोनों में फ़र्क है। 410 अगर मैं आपको बताता हूँ तो मैंने बताया मुझे कितने दिन और लगेंगे, 2 दिन और लगेंगे ना आपको कंसेप्ट समझाने में। पर अगर मैं 423 आपको कराता हूँ तो मुझे कितनी देर लगेगी आपको कराने में? 2 मिनट। कितनी देर? सिंपल है। मुझे बताओ कि 2, 2 और 3 का एलसीएम लो फटाफट से। 6। ओके, तो जब आपने 2 और 3 का एलसीएम लिया तो दैट इज 6, ये आपने एलसीएम ले लिया 6। ओके, अब 2, 3 और 4 का एलसीएम लो। 12। सही है? चलो अब हम यहीं से कहानी शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से 2, 3, 4, 5 का एलसीएम लो। 60। अब आप 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लो। 360। गलत। हमें इन सबको मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। सर 30। 30 तो गलत है। 30 30 में 4 का डिवाइड नहीं जाता। 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। प्रॉपर तरीके से एलसीएम लो आप। 60 बिल्कुल सही है। अब आप एक बात समझो बेटा कि ये भी एलसीएम 60 यहाँ से यहाँ आया तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ आया तो चेंज हुआ। ठीक है, ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आप समझें 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। ओके, जब मैं 2, 3, 4 में एक नंबर ऐड करा तो वो नंबर क्या है? 5। ये नंबर ऐड होने से एलसीएम कितना हो गया? 60। अब मैंने इन सब में एक नंबर और ऐड करा जो कि है 6, लेकिन 6 को ऐड करने से एलसीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कारण समझो क्या है? कारण है पी फैक्टर्स। क्या है? क्या है? मुझे बताओ यहाँ पर 2, 3, 4 में कहीं पर 5 आता है क्या? या मैं अगर 2, 3, 4 के फैक्टर पी फैक्टर्स करूँ तो क्या 5 मिलेगा मुझे?
दैट इज़ वाई जब इसमें 5 ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, 5 जब इसमें 5 ऐड किया गया तो 5 एक नया नंबर था। नया क्या था, उसके नए पी फैक्टर्स थे। तो चूंकि इसके नए पी फैक्टर्स थे तो आपने एलसीएम में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? यस सर। बात समझ में आई इतनी? अब इसी बात को समझते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन से, जब हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे गए तब। अब अगर मैं यहाँ से इधर देख रहा हूँ तो बताओ 6 के पी फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3। इसका मतलब हुआ वो 2 इंटू 3, जब आपने इन सब का एलसीएम लिया होगा तो भी तो आपने कभी ना कभी यहाँ पर 2 और 3 लिखा होगा, यस सर लिखा होगा। जब आपने 2 लिखा होगा तो 2 से भी 6 कटा होगा और 3 से भी 6 कटा होगा। यस सर तो क्या 6 के पी फैक्टर्स हमारे लिए कोई नए पी फैक्टर्स हैं, या इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से यहाँ आते समय क्या कोई नए पी फैक्टर्स हुए? नो सर तो इसका मतलब एलसीएम वही होगा जो एलसीएम पहले था। क्लियर? यस सर कंफर्म? यस सर। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ। मैंने कहा कि भाई एक काम करो, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। अब इन सब का एलसीएम लेना है। ले इन सब का एलसीएम। सर 120 120। इसके 8 के पी फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होंगे ना। यस सर और ये 2 इंटू 2 यहाँ पर आ चुका है एक बार, 2 बार। ये पुराने हैं और ये नया है। ओके, यस सर तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 से जब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, तो मैंने क्या करा, 60 इंटू 2, मुझे एक नया पी फैक्टर मिला तो मेरा आंसर हुआ 120। क्या यहाँ से मुझे कोई नया पी फैक्टर मिला था? नो सर तो इंटू 1 करा तो 60 हो गया। क्या मुझे यहाँ से नया पी फैक्टर मिला था? यस सर कौन सा? 5 5, तो इंटू 5 कर दिया। ओके, अब मैं इसी क्वेश्चन को वापस चेंज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10 एंड 12। ये सारे के साथ, चलो मैं केवल 10 लिख रहा हूँ ना, 12 को हटा देता हूँ अपने समझने के लिए। ये लो, मैंने अब बताओ वो सारे के सारे नंबर जो इस क्वेश्चन में लिखे हैं, यहाँ पर भी लिखे। नया नंबर क्या है? 10 है। नया नंबर 10 है, हमारे को नए नंबर पे फोकस नहीं करना है। किस पे फोकस करना है? उसके यस नए पी फैक्टर्स। देखो क्या वाकई नए हैं या फिर पहले आ चुके हैं? पहले आ चुके हैं। तो पहले आ चुके हैं, तो क्या इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर इसका आंसर भी क्या होगा? 120 होगा। अभी ये बात समझ में आ गई? यस कंफर्म? यस सर। चलो वेरी गुड। क्या होगा जब अपन दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे ना बेटा, जब दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने ये सारे के सारे कंसेप्ट काम आएंगे। डायरेक्ट इस कंसेप्ट पर अभी तक अपने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, परंतु इससे इस कंसेप्ट पर आधारित जब अपन दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने लिए यूजफुल होगा। क्लियर है? यस यस चलो अभी देखो, अब आपको मालूम है 1 से लेके 100 तक का एलसीएम क्या है? x है। क्या है? x। अब 1 से लेकर के 100 तक का तो एलसीएम x होगा ही होगा ना। नया क्या क्या जुड़ा? 101, 102, 103, 104 और 105। अब आप चेक करो, क्या 101 प्राइम नंबर है? नो सर नहीं है। ये प्राइम नंबर है, कैसे नहीं है? यस सर। 101 प्राइम नंबर है। और 101 के पी फैक्टर्स क्या होंगे? 101
तो 101 मेरे एलसीएम में जुड़ जाएगा ना, मतलब जो प्रीवियस एलसीएम है वो मल्टीप्लाइड बाय 101। ओके, इधर देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, यहां बढ़ते हैं, इन सब का एलसीएम 60 था, नया नंबर क्या जोड़ा, 6 तो 6 तो पहले आ चुका था ना, 6 के पी फैक्टर से 2 × 3, तो एलसीएम वही का वही रहा। जब मैंने इसमें 8 जोड़ा तो 8 के पी फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 2 × 2 जब आप इसके एलसीएम निकालते हो, जब देखो जब आपने यहाँ इसका एलसीएम निकाला होगा तो आपने कैसे निकाला होगा, आपके पी फैक्टर्स होंगे 2 2 3 5, करके देख लो, यस सर यही है ना। तो जब आपने 8 जोड़ा तो 8 के पी फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 2 × 2, यही हुए। उनमें से कितनी बार 2 ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार तो एक ही तो नया हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो गया 60 × 2। क्लियर। यस सर अब यहाँ पर हमने देखा हमने नया नंबर 10 जोड़ा है, पर पी फैक्टर्स नए थोड़ी हैं। देखो पी फैक्टर तो 2 और 5 आप यहीं ले आए थे ना, यस सर ऑलरेडी ले आए थे, तो दैट मीन्स नया एलसीएम, कोई नया एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम वही रहेगा 1 2 0। अभी क्लियर हुई बात। यस सर अब जब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ तो ये एलसीएम तो 100 है ही ना, 100 में क्या जुड़ेगा, 101 जुड़ेगा। अच्छा 102 डेफिनेटली प्राइम नहीं है, तो इसके पी फैक्टर्स करेंगे तो होंगे 2 × 3 × 17। अब आप सोचो जब आपने 100 तक का एलसीएम लिया है तो क्या उसमें 2 नहीं आया होगा, आया होगा 3 नहीं आया होगा, यस सर आया होगा और 17, यस सर तो दैट मीन्स ये तो ये सबके सब पुराने फैक्टर्स हैं। यस अब 103 अगेन मैं कह रहा हूँ प्राइम है ये, तो प्राइम है तो इसका पी फैक्टर्स 103 खुद ही तो होगा। यस सर अच्छा अब 104 के फैक्टर्स करो, पी फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 13, ये इसके पी फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 13। तो क्या जब मैंने 100 तक का एलसीएम लिया होगा तो 3 बार 2 नहीं आया होगा, आया होगा किस में आया होगा 3 बार 2, 8 में ही आ गया होगा ना, यस सर तो नया तो कुछ भी नहीं हुआ। 13 आया होगा कि नहीं आया होगा, यस सर इसमें से मुझे कुछ नया मिला क्या, नो सर नहीं मिला। अच्छा 105 के पी फैक्टर्स करते हैं 3 5 7, है ना। मैंने आपकी थोड़ी हेल्प कर दी ताकि अपन इस क्वेश्चन को फटाफट स्किप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। यस सर क्या ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया, नहीं, हाँ यही होंगे इसके पी फैक्टर्स। यस तो सर क्या 3 पहले कभी नहीं आया होगा, आ गया 5 आ गया 7 आ गया सब आ चुके थे, तो नए पी फैक्टर्स कौन से जुड़ेंगे, 100 100 तो पहले क्या था आंसर x, अब नया आंसर क्या हो जाएगा, x × 101 × 103, 3 विच ऑप्शन, थर्ड थर्ड ऑप्शन। अभी क्लियर है, Yes, sir. चलो 424 हो गया। यस सर देखो अभी 424 25 26 है ना, ये क्या है, जब तक अपने को रूट निकालने नहीं आते हैं, पॉइंट में नहीं, डायरेक्ट दिस वैल्यू इज 2√3 एंड दिस वैल्यू इज 3√2। अब हम क्या करते हैं, हम जब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो आप ले सकते हो पी फैक्टर से, ठीक है। ये आपने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर √2 से किया, फिर √3 से किया, आप कह दोगे एलसीएम इज 6√6, यही हुआ। यस सर पर 6√6 इसका आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, इधर देखो, जब मैं 2 और 3 का एलसीएम लेता हूँ तो मैंने आपको बताया 2 का मैं टेबल लिखूँगा 2 4 6 8 10 12, 3 का टेबल लिखूँगा 3 6 9 12, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं और इन दोनों में छोटा कौन सा है, 6, तो मेरा आंसर 6 हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं 2√3 की टेबल बोलता हूँ, किसकी टेबल, 2√3 की टेबल बोल देता हूँ, 2√3 × 1 2√3, 2√3 × 2 4√3, फिर तो क्या इसकी टेबल में कभी 6√6 आएगा, No, sir. नहीं आएगा,
नहीं आया ना आपके सामने ना, 6√3 आया, पर 6√6 थोड़ी आया। चलो मैं इसकी टेबल बोलता हूँ, क्या होगा, 3√2, 6√2, 9√2, तो 6√2 आया, 6√3 आया, कॉमन तो कुछ है ही नहीं ना। अच्छा, दे कैन हैव नथिंग इन कॉमन, क्यों नहीं हो सकता कॉमन? कारण यह है कि इसकी पूरी टेबल में हर बार क्या आएगा, √3, इसकी पूरी टेबल में हर बार क्या आएगा, तो कॉमन कैसे हो जाएगा? कॉमन हो ही नहीं सकता ना। परफेक्ट नंबर कॉमन हो सकता है 6, पर रूट तो कॉमन नहीं होगा ना। आई बात समझ में? आप क्या बोलोगे, इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते, सी एंड डी, सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यस, निकाल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? कारण मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। देखो दूसरी बात, ये क्लियर है ये वाली बात? दूसरी बात समझो, मैंने जब इसका एलसीएम लिया 6 और 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो भाग कितनी बार गया, 3 बार, रिमाइंडर कितना बचा? जब रिमाइंडर 0 है तो हम कहते हैं भाई इट इज नाउ डिविजिबल कंप्लीटली, यही कहते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर हमने इसका रूट निकाला, इसका एलसीएम निकाला 6√6, इसको 2√3 से डिवाइड करते हैं, करो 2√3 से डिवाइड। आप जब भी डिवाइड करोगे आप बोलोगे कि भाई साहब 2 3 ज़ा 6, हमेशा फर्स्ट टर्म को देखते हैं ना, तो ये होगा 3 बार डिवाइड जाएगा तो ये तो हो जाएगा 6√3 होगा, और इसमें से माइनस कैसे होगा बताओ? √6 में से √3 माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी इसको क्लेम कर लो, अभी रट लो, अपन जो बेसिक पढ़ेंगे ना मंडे से, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो दोनों तरह से मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब आपके मतलब की बात क्या है वो देखो। आपके मतलब की बात है, एक बार √3 है और एक बार √2 है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, दोनों का आंसर आएगा सी एंड डी। पर देखो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये है 2√2, ये है 5√2, और इसको जब और सॉल्व करोगे तो आएगा 14√2। ओके, चलो, तो पहला 424 आपको क्लियर हो चुका है और 425 सेम है। क्या इसका आंसर भी आंख मीच करके सी एंड डी लिख सकता हूं? 426 का क्या मैं बिना सोचे समझे ही इस क्वेश्चन का आंसर 426 का आंसर लिख दूं सी एंड डी? ये भाई साहब एक व्यक्ति हैं आप में से जिनका कैमरा ऑफ है, कौन है भैया आप? नाम भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, कौन है भैया? आप में से किसी एक का कैमरा ऑफ है अभी तक? चलो भाई साहब, तो क्या मैं इसका आंसर भी बिना सोचे समझे सी एंड डी लिख दूं या नहीं? नहीं लिखूं? क्या मुझे चेक करना चाहिए एक बार? ओके, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये लो, ये मैंने इसको चेक करा, मैंने बताया आपको कि 2√2, 5√2 एंड 14√2। ओके, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये √2 लिखा, बात खत्म हो गई, फिर 2 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 5 एंड 7, दैट इज 70√2। क्या आया? 70। और ये आंसर सही है, इस बार ये गलत नहीं है। देखो चेक करते हैं, जब मैं 2√2 की टेबल बोलूँगा तो √2 तो हर बार आएगा, और 70 आएगा कि नहीं आएगा? ओके, 35 टाइम, 35 से मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे इसकी टेबल में √2 तो आएगा ही आएगा, 5 किससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा? 14। ऐसे इसकी टेबल में भी आएगा। आ गई बात समझ में? तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि इनके रूट्स अलग अलग हैं, ये √3 और ये √2 है, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, इधर आप कहेंगे √2 है, √2 है, √8 है, तो √8 कट के हो जाता है ना 2√2,
इसलिए इन तीनों के रूट सेम हो चुके हैं, मतलब इन तीनों में जो अंडर रूट आ रहा है वो उसकी वैल्यू सेम है, इसलिए इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, बाकी का एलसीएम नहीं निकाल सकते। क्लियर? चलो 427 कर लिया। अब देखो कौन सा पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है एचसीएफ, पर इसमें मिक्स क्या कर दिए, रियल नंबर मिक्स कर दिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलो 428, 429, 30, 31, 32, 33, कौन सा कौन सा 433। भाई देखो दो बातें समझाता हूँ। पहला होता है जीसीडी की फुल फॉर्म मालूम है? कोई बात नहीं, मालूम होने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा एचसीएफ है, मालूम है ना एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एक और होता है जीसीएफ, जीसीएफ मतलब ग्रेटेस्ट। तो जब मैं हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट कह सकता हूँ, एक ही बात हुई ना, तो मैं फैक्टर को डिवाइजर भी तो कह सकता हूँ। HCD मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, इसका मतलब मैं इसको एक नाम और कह सकता हूँ क्या, GCD। अब बताओ GCD की फुल फॉर्म क्या होगी? ओके, झगड़ा खत्म। आपको ये तो क्लियर हो गया GCD क्या होता है। अब आप देखो क्या होता है, आपको लेना है इनका HCF। क्या लेना है? तो व्हाट वुड यू डू, यू वुड टेक HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। आपको ऊपर वालों का HCF लेना है और नीचे वालों का क्या लोगे, LCM। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। करो ऐसा। आ गया आंसर? बताओ 3, 5, 7 का कोई कॉमन डिवाइजर है ही नहीं तो 1, और 12, 16, 18 का 48, 48 में तो यार 48 6 से कटेगा 144, बिल्कुल सही है। तो 1/144। अब बताओ ये क्वेश्चन ट्रिकी था, ये क्वेश्चन ट्रिकी था, ट्रिकी था, यस ट्रिकी था। वो ट्रिक इतनी सी थी कि आपको GCD का मतलब नहीं मालूम था, दैट्स इट। LCM का एक ही नाम है LCM, दैट्स इट। LCM का और कोई नाम नहीं है, लेकिन इसके 4 नाम है। हाईएस्ट की जगह क्या लिखा जाएगा, ग्रेटेस्ट। फैक्टर की जगह क्या आ सकता है, लेकिन कॉमन की जगह क्या आएगा, कॉमन की जगह कॉमन आएगा, कॉमन चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर? चलो 434, 435, 36, 37, 38, 39 एंड 40। हो गए सारे क्वेश्चन। इसके बाद आपको मैंने दिया था एक एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, एक्सरसाइज नंबर 2 दिया था ना। तो आई होप सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। कोई डाउट है किसी को? शुरू के 5 क्वेश्चन में कोई डाउट? 10, 15, 20 students, those who are not attending classes regularly will be out of the class regularly, as we think that they are not interested in study। बेटा अभी आप 6 लोग क्लास ले रहे हो और मैं समझता हूँ आप 6 ही लोग ईमानदारी से शुरू से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो आप
6 की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप मैथमेटिक्स में कभी डिफीट नहीं खाओगे। और क्वाइट पॉसिबल कि हम आगे जो हमारा बैच कंटिन्यू करें वो 6 ही बच्चों के साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि जो नहीं पढ़ता उसको हमारे को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। मुझे मालूम है आज बहुत सारे बच्चे क्यों कम आए, क्योंकि आज तो केवल प्रॉब्लम क्लास थी इसलिए कम आए, है ना। तो ये सब बात मैं समझता हूँ, पर देन टू मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये क्लियर हो गया आपका, 20 क्वेश्चन तक क्लियर है। 30, 35, 40 और 43 तक। 42 आपको बताना है, ठीक है। देखो 42 में आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। कौन पूछ रहा है 42? मनीष, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी बेटा आपने। 16 इंटू 11 होता है 176 एक्स माइनस 44 इज इक्वल टू 182 एक्स माइनस 56। ये इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। अब बताओ आपने कहाँ गलती करी है? यही है, तो 176 एक्स को उधर ले जाओ, दैट इज 6 एक्स हो जाएंगे। इसको उधर ले आओ, दैट इज 12 हो जाएगा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज इक्वल टू 2। बताओ कहाँ गलती करी? आपने प्लस कर दिया तो आपने 100 लिख दिया था, तो गड़बड़ कर दी। 43 तक हो गए। एलसीएम मैंने आपको दिया नहीं था, यूनिट प्लेस नहीं दिया, ठीक है। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज कराता हूँ जिसको मैंने भी कहा था ना, क्रैम कर लो। अभी आप कहा था ना एक क्वेश्चन के लिए अंडर रूट वाली बात क्रैम कर लो, कहा था कि नहीं कहा था? Yes, sir. अब लो ये एक्सरसाइज लो बेटा, अब अपने को क्रैम नहीं करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमारे को रूट 6 को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? रूट 6 के पी फैक्टर्स कर लो भाई। क्या होंगे रूट 6 के पी फैक्टर्स? तो इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 3, लिख देंगे ना। क्या कोई जोड़ा बन रहा है दो का? नहीं। क्या किसी की पावर डबल है? नहीं है। तो दैट्स इट, दिस वैल्यू इज अगेन रूट 6। रूट 6 ही रहेगा एज इट इज, इसमें कोई डाउट है? No, sir. अगला क्वेश्चन है रूट 8। क्या है अगला क्वेश्चन? रूट 8। रूट 8 के पी फैक्टर्स करो फटाफट। करें भाई? हाँ 8 के पी फैक्टर्स। 8 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये पेयर बन गया एक 2 का। और पेयर में कितने कितने पी फैक्टर्स का पेयर बनाना? 2 पी फैक्टर्स का। 2 का क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? अंडर रूट निकाल रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब देखो, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा? रूट 2। तो अपना आंसर क्या हो गया? 2 रूट 2। अभी यही तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, क्रैम कर लो। अच्छा तीसरे क्वेश्चन पर आओ। रूट 12 को सिंप्लीफाई करो। हाँ बेटा, रूट 12 के आपने पी फैक्टर्स कर लिए, तो यू गेट 2 इंटू 2 इंटू 3। किसका जोड़ा बना? तो बाहर क्या आएगा? 2।
आंसर वुड बी 2 रूट। क्लियर है ये? अभी समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इस तरह की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अब आप मुझे करके बताएंगे रूट 45। फटाफट से रूट 45 करो। सर 3 रूट 5। वेरी गुड, root 5. वेरी गुड। जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लें। तो क्या करें आपने 45 के रूट पी फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5, यही हुआ है ना? तो बाहर क्या आएगा 3, तो योर आंसर वुड बिकम 3 रूट 5। ओके, ऑल राइट, ईजी है ये। Yes. अब देखो बेटा, बताता हूँ क्या होता है। जब तक आप बेसिक्स नहीं पढ़ते हो ना, ये सब की सब चीज़ें आपको बीच बीच में परेशान करती रहती है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो अ स्टूडेंट मस्ट नो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ऑल दीज कंसेप्ट्स, तब जाके आपको लगता है हाँ भाई अब हम कोई भी चैप्टर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये बात मैंने यहीं पर ख़त्म कर दी क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? 9 लिखा है रूट 2 प्लस रूट 3, लिखा है ना? अच्छा, क्या होता है भैया रूट 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? क्या मैं इसे रूट 5 लिख दूँ? नहीं लिखो। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 तो 5 होता है ना। अच्छा, इरेशनल, ओके, हो गया, वेरी गुड यार। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन भाई मुझे ये बताओ, ये रूट 5 क्यों नहीं हो सकता? रूट 5 भी तो इरेशनल ही होता है ना? नहीं हो सकता? लेकिन होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है। अब ध्यान से समझो क्यों। मैंने आपको कहा कि मेरे पास 4 पेन हैं। कितने पेन हैं? अब मैंने 2 पेन और खरीदे। अब बताओ मेरे पास कितने पेन हो गए? क्लियर? नोट लिख लो, पेन में पेन जोड़ते हैं, लिख लो, लिखो फटाफट। पेन में पेन जोड़ते हैं। पेन इज एडेड सब्ट्रैक्टेड इनटू पेन। क्लियर? अच्छा, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। मेरे पास में 10 मार्कर हैं। कितने? कितने? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सबकी आवाज़ नहीं आई मुझे अभी तक वापस। मेरे पास कितने मार्कर हैं? अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़ साफ? Yes, sir. ओके, मेरे पास कितने मार्कर हैं? 10। अब मैंने 4 मोबाइल खरीदे। कितने मोबाइल खरीदे? अब बताओ मेरे पास क्या क्या है? Sir, 10 markers and 4. वेरी गुड, 10 मार्कर्स एंड 4 मोबाइल्स। इनको जोड़ के 14 तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के ये तो नहीं बोल सकते कि 14 मोबाइल्स हैं या 14 मार्कर्स हैं। अच्छा, इनको जोड़ कैसे बोल दो कि 14 आर्टिकल्स हैं? 14 आर्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल समझो। तीसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरी क्लास में 10 लड़के हैं। कितने? और 5 लड़के और आ गए, तो बताओ कितने लड़के हो गए? 15। अब वापस क्वेश्चन यहीं से शुरू कर रहा हूँ। मेरी क्लास में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां और आ गई, बताओ कितने लड़के हुए? 15। क्या लड़कों में लड़कियां जोड़ी जा सकती है? लड़कों में क्या जुड़ेंगे? लड़कियों में क्या जुड़ेगा? लड़कियां जुड़ेगी। तो मैं कहूँगा कि मेरी क्लास में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। अब 5 लड़कियां और आ गई, कितने कितने हो गए बताओ? 15 लड़के और 15 लड़कियां।
क्या मैं ऐसे इनको मिला के बोल दूं कि 30 लड़के हो गए? अच्छा, इनको मिला के बोल दूं 30 लड़कियां हो गई? इनको मिला के बोल दूं 30 स्टूडेंट हो गए? बस, काफी कुछ बात समझ में आई होगी। पेन में क्या जुड़ा? मोबाइल में क्या जुड़ेगा? मार्कर में क्या जुड़ेगा? लड़कों में क्या जुड़ेगा? लड़के। लड़कियों में क्या जुड़ेगा? स्टूडेंट में क्या जुड़ेगा? तो मैंने कहा मेरी क्लास में 15 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, टोटल 30 स्टूडेंट हैं। किसी के फादर और आ गए, किसी के फादर आ गए उससे मिलने के लिए, तो क्या मेरे क्लासरूम में अब 31 स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि स्टूडेंट में स्टूडेंट जुड़ेंगे, फादर नहीं जुड़ेगा। ओके, फादर यूं तो मेल होता है, मतलब पुरुष होता है, तो क्या मेरी क्लास में 16 लड़के हो गए? नहीं, लड़का मतलब छोटा, पुरुष मतलब बड़ा। क्लियर है ना? अभी ऑल राइट। अब देखो इधर, अब मेरे पास क्वेश्चन है बेटा ये कि √2 + √3 बताओ। √2 + √3 का मतलब क्या होगा? मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक मार्कर है, पहले मैंने एक मार्कर बाजार से खरीदा, फिर मैंने एक पेन मार्केट से खरीदा। बताओ मेरे पास क्या है? बस, सिंपल है। तो मेरा आंसर क्या होगा? √2 + √3। क्लियर? नो चेंज, नो चेंज। लड़कों में क्या जुड़ेगा? शेर में क्या जुड़ेंगे? शेर। कुत्ते में क्या जुड़ेगा? कुत्ते। ऐसे √2 में क्या जुड़ेगा? आम। आम में क्या जुड़ेगा? आम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 + √2 2√2, √4 नहीं। अगर √4 होता तो यहाँ पर √5 नहीं होता क्या? फिर ऐसे थोड़ी जुड़ते हैं। इसका मतलब आपको ये समझना है, √2 का मतलब है एक आम। एक आम। क्या समझोगे √2 का मतलब? तो पहले मेरे पास एक आम था, फिर मैंने एक आम और खरीदा। बताओ कितने आम हो गए? और 2 आम। आम नहीं बोल के मैं आम को क्या बोलूंगा? हाँ जी, आम को क्या बोलूंगा? √2। √2। तो कितने √2 हो गए? 2√2। ओके, इधर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लिखा है 4√2 + 5√2। 4√2 + 5√2। बताओ कितने √2 हो गए? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्या है? एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक बार √3 और एक बार √2 है। तो ये जो लिखा है वही है। इसका मतलब मेरे पास 4 एप्पल हैं। क्या है? 4 एप्पल है। और 5 क्या है? आम। बताओ, 4 एप्पल और 5 आम मिलके क्या हो गया? 4 एप्पल 5 आम। सिंपल, नो चेंज। तो 4√3 + 5√2। कोई डाउट? अच्छा, अब एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले √18 के आपको पी फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 2 × 3 × 3 ये हुए 18 के पी फैक्टर्स। इट वुड बिकम 3√2। केवल √18 की जगह आ गया 3√2। दैट मीन्स 7 × √18 की जगह लिख सकता हूँ 3√2 × 7, दैट इज 21√2। यहाँ तक कोई डाउट?
तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव 21√2, फिर क्या है 4√2, फिर है 5√8। अब मैं जानता हूँ √8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2, केवल √8 की जगह आएगा 2√2 और मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10√2। तो 21√2 प्लस 4√2, 21 प्लस 4 कितना होगा? अच्छा पहले बताओ ये सबके सब जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? ऐसा जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे ना। तो 21 प्लस 4 कितने होंगे? 25 मैंने आम खरीदे, 25 आम में से मैंने 10 आम दे दिए किसी को, कितने बचे? 15 क्या √2 आम कह लो, अपने समझने के लिए आम है पर लिखने के लिए क्या है √2। अभी समझ में आया? चलो अभी बेसिक में ज़्यादा टाइम लगता, अभी खत्म होने को आया है बेसिक। अच्छा एक क्वेश्चन करेंगे, ये तो घर पे अपने आप कर लोगे बेटा इस तरह के। एक क्वेश्चन करेंगे 18 करो। क्या पहले वाले दोनों जुड़ेंगे? ऐसा जुड़ जाएंगे। क्या सारे के सारे जुड़ेंगे? नो सर। नहीं जुड़ेंगे, ऐसा जुड़ जाएंगे। सारे के सारे नहीं जुड़ेंगे। कुछ इसमें √2 हैं, कुछ इसमें √3 हैं। ऐसा 14√2 प्लस 240 14√2 प्लस 14√2। वेरी गुड, 14√2 प्लस 14√3। इसमें से मैं 14 कॉमन ले सकता हूँ और कॉमन मैंने आपको पढ़ा दिया है। कॉमन की 3 बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, कौन बता रहा है मुझे वो तीनों बातें? ईशानी, ईशानी बताएं कॉमन की 3 बातें मैंने आपको पढ़ाई है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को। नहीं सर याद नहीं आ रही अभी। बेटा आपको रिवीजन करने के लिए जो समय देते हैं वो क्यों देते हैं? मैंने आपको संडे को रिवीजन का होमवर्क क्यों दिया था, है ना? मैंने अगर कल की क्लास ऑफ करी तो आपको रिवीजन करना चाहिए ना, कैसे याद रख पाओगे? ये क्वेश्चन आप भले ही सॉल्व कर लोगे कि 14 कॉमन आ गया, ये आंसर आ गया, पर आपको पता होना चाहिए कॉमन क्या होता है। हाँ मनीष बताओ। सर कॉमन का मतलब होता है डिवाइड और कॉमन प्लस माइनस में से ले सकते हैं। वेरी गुड, सर 2 हो गए ना। 2 हो गए। और सर कॉमन प्लस माइनस ही पदों को अलग करता है। यस सर प्लस माइनस सेपरेट द टर्म्स। यस। ये तीनों बातें हमेशा रटी होनी चाहिए, इनको लिखो, रोज के रोज लिखो, रिवीजन होना चाहिए रोज का रोज इनका, तब जाके आपको याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21, √2 इंटू √3। √6 बस प्लस माइनस करने की दिक्कत है, प्लस माइनस में नहीं होते, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो भाई। 4 ही तो ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास में, पहला ऑपरेटर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। तो प्लस माइनस के लिए आपको थोड़ी माथाफोड़ी करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। हो गया 21। यस अच्छा 22 का आंसर बताओ। सर √10 √10। 23 का आंसर बताओ। 6। √6 नहीं, डायरेक्ट ही 6, यस सर क्योंकि √36 की वैल्यू क्या होती है 6। क्लियर? यस अगला क्वेश्चन 24, सर 6। क्लियर? यस अगला क्वेश्चन 25, 98 गलत। √98 बोलते तो सही जाता, 98 थोड़ी सही जाएगा। यस सर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोकेश मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आपकी फोटो वोटो कुछ भी नहीं दिख रही, क्या कर रहे हो? लेकिन अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, ओके। √98 भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, कारण क्या है? क्या मैं 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर √36 लिख सकता हूँ? नो सर क्यों नहीं? तो इसको वो तो सिंपलीफाइड हो जाएगा। और सिंप्लीफाइड हो सकता है, इसलिए इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे,
ठीक ऐसे ही रूट 98 भी तो और सिंप्लीफाई हो सकता है, करो। हो सकता है, नहीं हो सकता है, कब मालूम पड़ेगा? जब आप इसके पी फैक्टर्स कर लोगे। यस सर। सर 7 रूट 2। वेरी गुड। यस सर। क्या हो गया? 7 रूट 2। देखो बेटा, दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका 98 लिखा, 2 49 7 7 7, ये तो आपको मालूम ही है, तो कोई नया तरीका हुआ नहीं आपके लिए। कोई नया तरीका है दिस वन। जब ये यहाँ दे रखा है ना, तो यहीं इसके पी फैक्टर्स करो। भाई 7 तो ऑलरेडी प्राइम है ना, यस सर। पर क्या 14 प्राइम है? नो सर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये मैंने आपको पढ़ाया है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या दी कि 14 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 7 इंटू 7, लिख सकते हैं ना? तो बताओ किसका पेयर बना? 7 का। 7 बाहर, रूट 2 अंदर। कौन सा आसान रहेगा, फर्स्ट वाला मेथड या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला। आ गया समझ में? अब और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, है ना, इन पे आप हाथ साफ कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30, 30 अंडर रूट 2, क्योंकि 6/3 होता है 2, तो दैट इज अंडर रूट 2। 31 अंडर रूट 4 सिंप्लीफाई होगा ना बेटा? यस सर 2 अंडर रूट 2। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 13 अपॉन अंडर रूट 5। एज इट इज आएगा, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो अंडर रूट को कॉमन ले सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे से एक ही अंडर रूट लगा दो, बस आंसर यही होगा। क्योंकि भाई अब अगर 13 में 5 का भाग नहीं जाता तो हमारी गलती थोड़ी है, जो क्वेश्चन है वो का वो है। क्लियर? बोलो। हाँ, अंडर रूट में वैल्यू नहीं बेटा, अंडर रूट और पॉइंट कभी एक साथ नहीं आते। अंडर रूट और पॉइंट कभी एक साथ नहीं आते। हाँ, मेक इट ए नोट। अंडर रूट एंड पॉइंट, अंडर रूट एंड डेसिमल डू नॉट कम टुगेदर। जैसे ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। क्या पानी और तेल मिक्स हो सकते हैं? क्या जूस और पानी मिक्स हो सकते हैं? यस। क्या दूध और पानी मिक्स हो सकते हैं? यस। उसमें देखने में पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा दूध है कौन सा पानी है, लेकिन क्या पानी और तेल मिक्स हो सकते हैं? नहीं। अगर मिला भी दोगे तो मालूम पड़ेगा ना कौन सा तेल है कौन सा पानी है। ठीक ऐसे ही जैसे ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, सिमिलरली पॉइंट एंड रूट डू नॉट कम टुगेदर। ओके, डन। तो एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट कर लेनी। ओके, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 6 में। एक्सरसाइज नंबर 6 में बस पहला ही क्वेश्चन कर लो, काफ़ी होगा। ये अंडर रूट 16 लिखा है या क्यूब रूट ऑफ 16 लिखा है? पिछला क्वेश्चन कैसे निकाला था बेटा? बस पी फैक्टर्स करो, 16 के पी फैक्टर सिंपल है। वेरी गुड। उसमें 2 के पेयर से इसमें 3 के पेयर्स होंगे। कितनी बार आएगा 2? 4 टाइम्स। 2 2 2 2। इट कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आंसर में जल्दीबाजी और गलती दोनों मत करना। पेयर बनेगा 3 का, आंसर विल बी नॉट 2 रूट 2 नहीं, 2 क्यूब रूट 2, नॉट 2 अंडर रूट 2। दिस इज 2 क्यूब रूट 2। ओके, क्यूब रूट क्यों? क्योंकि भैया क्यूब रूट तो है ना यहाँ पर, क्वेश्चन तो क्यूब रूट का है, तो जो बचेगा वो भी क्या होगा? क्यूब रूट बचेगा।
ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, ये दोनों क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ बेटा, कर लिए दोनों क्वेश्चन। जब मैं 54 के पी फैक्टर्स करूंगा तो आई वुड गेट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो पेयर बनेगा 3 का आंसर होगा 3√2 या 3 क्यूब रूट 2। ओके, ऐसे ही मैंने 5वां क्वेश्चन दिया था क्या, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दीज आर पी फैक्टर्स ऑफ 375, तो 5 वुड बी आउट एंड आंसर विल बी 5 क्यूब रूट ऑफ 3। क्लियर? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से बेटा इस बेसिक शीट में जो चीज़ हमारे को पढ़ने लायक बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में भी करा चुका हूँ, है ना, और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उस वक्त करा देंगे। क्लियर है ना? तो इसी के साथ अपना बेटा पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मंडे को हम क्या पढ़ेंगे? अब बेसिक्स पढ़ेंगे ना। बेसिक्स में जनरली मुझे लगती है 12 से 15 क्लासेस। कितनी? हाँ, 12 से 15 क्लासेस। जैसे कल भी मेरे पास आप में से कुछ के पेरेंट्स का फ़ोन आया था, तो मैंने उनको बताया था आप भी उस बात को ध्यान से समझो और सोचो कि हमारे को क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट। क्या हमारे को मार्क्स चाहिए या हमारे को कंसेप्ट चाहिए? कंसेप्ट से मेरा मतलब है हमें नॉलेज चाहिए। तो व्हाट डू वी नीड? व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? आवर प्रायोरिटीज आर नॉलेज और मार्क्स। नॉलेज, ठीक है। अब समझो, मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों मार्क्स नहीं आ रहे? जब मैंने ईशानी से पूछा कि बेटा मुझे कॉमन के बारे में बताओ, तो मार्क्स नहीं आए। मार्क्स नहीं आए। लेकिन क्या आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे? हमारे को नॉलेज है। अब क्या होगा कि अगर मैं एक ऐसा टेस्ट बनाऊं चैप्टर 1 का जिसमें मैं आपसे केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछूं, तो क्या होगा? मार्क्स नहीं आएंगे। ये पहली परेशानी हुई, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरा टेस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं इजी क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको मैंने पढ़ा दिए होंगे। अब क्या होगा? अब मार्क्स आ जाएंगे। तो स्कूल हो या अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, ऑलमोस्ट इनकी टेंडेंसी, इनका तरीका, इनका मॉडरस ऑपरेंडी क्या होता है कि ये आज चैप्टर ख़त्म हुआ, आज ही आपका टेस्ट ले लेंगे या कल आपका टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि आपको याद रहता है इतना तो कि हमने कल क्या पढ़ा था, हमने परसों क्या पढ़ा था, और दैट्स इट। और वो केवल वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो उन्होंने आपको पढ़ाए हैं। होगा ना ऐसा? अच्छा, एक बात देखो,
पूरी स्कूल में 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, बोर्ड के एग्जाम को हटा दो, मतलब हाफ ईयरली सब इंक्लूड हो गए, एनुअल एग्जाम इंक्लूड हो गए, पर 10th का एनुअल तो स्कूल नहीं लेता ना। तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, सपोज जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा है, वो क्या क्वेश्चन आती है बेटा इसको मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कराता है वो मार्क? और आप जानते हो उसी के इंपॉर्टेंट में से पूरा का पूरा पेपर आता है, होता है ना ऐसा। तो उस टीचर ने क्या करा, उस टीचर ने जाने अनजाने में आपको पूरा का पूरा पेपर आउट कर दिया। अब आपके मार्क्स तो आ रहे हैं, अब आपके मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अच्छा मार्क्स आने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपने करा क्या, एग्जाम से पहले 2 महीने में आपने क्या करा, आपने केवल वही क्वेश्चन करे जो मास्टर ने मार्क कराए थे। होता है ऐसा, हर क्लास में होता है। तो लेकिन अगर आप पूरा का पूरा बुक रिवाइज करते तो क्या होता? यस, नॉलेज भी आ जाती और मार्क्स भी आ जाते, ये होता। डन। तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है भाई? मेरे से किसी ने पूछा, पहला शब्द बोल रहा हूं मैं कि मेरे लिए इन दोनों में से प्रायोरिटी क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? माय प्रायोरिटी इज कंसेप्ट और नॉलेज। कंसेप्ट और नॉलेज मेरी प्रायोरिटी है। व्हाट डू आई नीड, मुझे क्या चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि पहले मुझे कंसेप्ट और नॉलेज चाहिए और बाद में मुझे मार्क्स भी चाहिए। बात समझ में आई? यानी जब मुझे दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, व्हेन आई एम सपोज टू सेलेक्ट और चूज 1 आउट ऑफ 2, तो मैं क्या करूंगा? मैं चुनाव करूंगा कंसेप्ट और नॉलेज का। लेकिन जब मेरे पास चॉइस है कि मैं दोनों ले सकता हूं, तो मैं पहले क्या लूंगा? नॉलेज और कॉन्सेप्ट लूंगा। उसके बाद मेरे लिए क्या है? उसके बाद मेरे लिए मार्क्स है। मार्क्स मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। क्लियर है? तो एज यूजुअल, जैसा कि आपको मालूम है कल संडे है, कल अपनी कोई क्लास नहीं होगी, तो अपने को क्या करना है? रिवीजन। ठीक है, और अपन बेसिक्स पढ़ेंगे। कब से? मंडे से। तो 7 जून से बेसिक्स पढ़ेंगे, 20 जून तक के आसपास उसको हम निपटा देंगे। तो कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी बताओ, एलसीएम एचसीएफ के जो कुछ लास्ट क्वेश्चन थे उनमें दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी? अंडर रूट वाले, जिसमें एलसीएम, अंडर रूट के एलसीएम निकालने थे, इतनी नहीं आई थी। लेकिन पूरे चैप्टर में और कई जगह आपने पूछा ना कि सर अंडर रूट 2 की वैल्यू पॉइंट में कैसे निकालेंगे, तो आप कैसे मालूम पड़ेगा भाई? सीखोगे जब ही तो आएगा ना। डन? कोई डाउट? चलो, जय हिंद, जय भारत।